आज जो है आपका चैप्टर है वो जो है क्लास 10 के लिए है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल कहा जाता है इन्हें हिंदी में। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है। लेसन 6 है ये आपकी बुक का। इसमें जो हम पहले पढ़ते हैं कि राजनीतिक पार्टी का जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। बेसिकली राजनीतिक पार्टी या दल जो है क्या होते हैं? लोगों के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, कम टुगेदर एंड कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, बेसिकली चुनाव लड़ते हैं और सरकार जो है बनाते हैं। यही जो है कोशिश करते हैं सरकार बनाने की। और ये क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती है, इसीलिए सरकार कहलाती हैं। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं हम कि बेसिकली वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी में जो है 3 एक तरीके से लोग होते हैं जो उसमें काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं लीडर्स। कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं जिन्हें हम नेता भी कहते हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पे होते हैं, जिनके फेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी एक पार्टी का जो है नाम लोगे तो आपको लीडर जो है उनकी शक्लें याद आएंगी, ठीक है। अगर मैं भाजपा के नाम लेती हूँ तो आपको जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लीडर्स, राजनाथ जी के जो है उनके जो है चेहरे सामने आएंगे। तो ये होते हैं लीडर्स, ये सबसे ऊपर होते हैं। सेकंड पे आते हैं मेंबर्स। कौन आते हैं? मेंबर्स आते हैं इसके, ठीक है, जिन्हें हम सदस्य भी कहते हैं और सक्रिय सदस्य भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं। बेसिकली एक्टिव मतलब कि सारे काम काज वगैरह करते हैं। अगर किसी भी एक पार्टी की कहीं पे रैली वगैरह होनी है तो वहाँ पे उस रैली का सारा जो आयोजन होगा, पुलिस से परमिशन लेना है, उससे जो है किस लोगों को जुटाना है, लोगों को कलेक्ट करना, वहाँ पे जो है कि खाने की जो क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं? ये मेंबर्स देखते हैं, एक्टिव सदस्य देखते हैं, ठीक है। जनता तक जो है ये चीज़ें पहुँचाते भी हैं। तीसरे आते हैं फॉलोवर्स। कौन आते हैं? फॉलोवर्स आते हैं। फॉलोवर्स का मतलब क्या होता है? अनुयायी। ये हिंदी में क्या कहलाते हैं? अनुयायी कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी एक पार्टी को जो है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं। ये जो है उनकी बातों को जो है फॉलो करते हैं। उनका एक तरीके से होता है नारे लगाने वाले लोग जिसे कहते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत का जो अंदाज़ा है वो हम इसके कार्यों से लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या कार्य करती है, और उन्हीं कार्यों को करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। सिंपल, ठीक है। अब पार्टी जो सबसे पहले क्या करती है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है। और एक डेमोक्रेटिक देश में जो है कैंडिडेट जो खड़े किए जाते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए हर एक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है ना, अपना अपना जो है प्रतिनिधि खड़ा करती है जो चुनाव लड़ता है। तो अलग अलग तरीका होता है इस प्रतिनिधि को चुनने का। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। देखिए एग्जाम्पल में कि पहला तरीका क्या है जो यूएसए में हम जो है अप्लाई किया जाता है, अमेरिका में अप्लाई किया जाता है, कि पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स में आपके फॉलोवर्स ही आ जाएंगे, ठीक है। जो अनुयायी होते हैं, जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है पार्टी का जो है कैंडिडेट चूज़ करते हैं। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है एक तरीके से चूज़ करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। इसके साथ जो है अगर मैं इंडिया जैसे देशों की बात करूँ तो यहाँ पे पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो पहले लेवल पे होते हैं, नेता होते हैं, वो जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को जो है चूज़ करेंगे, उसे जो है एक तरीके से अपॉइंट करेंगे या सीट देंगे, जो भी वर्ड यूज़ कीजिए। लेकिन 2 तरीके हैं, एक तो पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स चूज़ कर रहे हैं और दूसरी जगह लीडर्स चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि पार्टीज़ का सेकंड जो है काम क्या है, कि पार्टी जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, अपने प्रोग्राम्स कार्यक्रम बनाती है, नीतियाँ बनाती है। पॉलिसीज़ मतलब नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम प्रोग्राम्स जो है बनाती है, जिसकी वजह से जो है वो जनता के बीच में जाके जो है उनको अपने ओपिनियन, अपने जो है विचार, अपने जो है थॉट्स बताती है। और जनता को जिसकी पॉलिसी, जिसके प्रोग्राम सबसे अच्छे लगते हैं, जनता उसको वोट देती है, ठीक है। सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिए जो अच्छा लगता है। इसके साथ आगे चलते हैं कि इसके साथ साथ जो है पार्टीज़ क्या लॉ बनाने में जो है एक भूमिका निभाती है, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। कैसे? जो लॉ बनाने के लिए जो संसद में, लेजिस्लेचर में जो है एक तरीके से विधानसभा में जो है संसद में जो डिबेट होती है, ठीक है, जो बहस होती है, वाद विवाद होता है और उसके बाद कानून पास होता है, तो ये काम कौन करता है? ये पार्टीज़ की तो लोग करते हैं, विधानसभा में वही तो बैठे होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम देखते हैं कि जो पार्टीज़ के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं वो अपने पर्सनल ओपिनियन, विचार नहीं रखते हैं, बल्कि किसके विचार रखते हैं? अपने पार्टी के जो बड़े लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनके विचार रखते हैं लेजिस्लेचर में। क्लियर? इसके आगे देखते हैं कि पार्टीज़ और क्या काम करती है। पार्टीज़ जो होती है वो जो है सरकार बनाती भी है चुनाव जीत कर। कैसे? विन करके, जीत कर चुनाव जो है वो जो है क्या बनाती है?
गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, और इसके साथ साथ अपनी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ है, डिसीजन है, वो जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपको पता है ना, राजनीतिक कार्यपालिका कौन कौन होते हैं। पीएम होती है, हमारी मिनिस्ट्री होती है, हमारे जो है प्रेसिडेंट होते हैं इसके अंदर। तो जो एक ये जो है हमारी जो पूरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका है, इसके ज़रिए जो है ये अपनी गवर्नमेंट जो रन करते हैं, और ये सारे किसी न किसी पार्टी के सदस्य ही होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वो दोज पार्टीज हु लूज़ द इलेक्शन, जो हार जाती है। अब किसकी बात हम करेंगे, हारने वाले की बात करेंगे। जो हार जाती है चुनाव, वो क्या बनाती है, वो ऑपोजिशन पार्टी होती है, वो विपक्षी दल होता है सरकार के खिलाफ। और उनका क्या काम होता है, अलग अलग जो है व्यूज़, विचार देते हैं, सरकार के कामों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी कमियां बताते हैं। और सरकार की अगर कोई पॉलिसी, कोई नीति जो है फेल हो गई है, या कोई पॉलिसी गलत है, तो उसका विरोध भी करते हैं। जैसे आजकल जो है आप देख ही रहे हो, आंदोलन वगैरह, किसान आंदोलन, अब सही है गलत है जो भी है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ कौन कर रहा है, विपक्षी दल सबसे ज़ोर शोर से कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ पार्टीज़ जो है वो क्या ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, मतलब जनता के जो विचार है उसको एक आकार देती है, ठीक है। जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हाईलाइट करती है, उसे उठाती है, रेस करती है। और पार्टीज़ के जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो जो है ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में जो है जुटकर जो है आंदोलन वगैरह करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो लोगों को जो इकट्ठा करते हैं, उनके जो है पॉइंट को जो है सामने लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है पार्टीज़ जो है क्या करती हैं, गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट मशीनरी, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी की तरह काम करती हैं, और मशीनरी मतलब एक संस्था की तरह काम करती है। किस काम के लिए, वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि जो सरकार ने अच्छी जो जनता की भलाई के लिए जो स्कीम्स बनाई है, जो नीतियाँ बनाई है, उसको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, सरकार की मदद करती हैं। इसमें जो है ऑर्डिनरी सिटीजन जो होता है, वो एक लोकल जो लीडर होता है उससे बहुत आसानी से जो है अप्रोच कर सकता है, मिल पाता है, ठीक है। अगर मैं बड़े नेताओं की बात करूँ तो वो वहाँ नहीं जा पाता है, लोकल लीडर्स जो है उनके लिए ट्रस्टवर्दी होते हैं, पार्टीज़ के जो सदस्य होते हैं, इसीलिए जो है ये ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं ये इसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं कि नेसेसरी जो है क्यों है पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं बात करूं कि हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, अकेला होगा, तो कोई बड़े वादे, बड़े जो पॉलिसीज़ वगैरह, बड़े बदलाव जो है लाने की सिचुएशन में नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है सरकार भी कैसे बनाई जाएगी, अनसर्टन होगी, कभी भी सरकार गिर सकती है जब एक पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। और इलेक्टेड जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी जिम्मेवारी अकाउंटेबली जो है वो जो है सुनिश्चित करती है पार्टी जो है पूरी तरीके से जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेवार होती है किसी भी देश की सरकार को रन करने के लिए, ठीक है। लेकिन सब इंडिविजुअल हो जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी होगी सरकार बनाने की, किसी की नहीं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है पार्टी जो एक तरीके से होती है कितने प्रकार की है, उसके टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली 3 तरह की होगी, 1 पार्टी सिस्टम होगा, 2 पार्टी सिस्टम होगा, और लास्ट मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है। 1 पार्टी एक दलीय व्यवस्था, 2 पार्टी जो है द्विदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है बहुदलीय व्यवस्था। अब इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी, कुछ देशों में सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो अलाउ होती है, किसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे देशों को 1 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं इन जगहों पर, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था। और चीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसी को आज़ादी है रूल करने की, वहाँ पे डिसीजन लेने की। इसके साथ हम चलते हैं अगले सिस्टम पे। अगला सिस्टम कौन सा है, दूसरा है, जिसको हम 2 पार्टी सिस्टम या द्विदलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, द्विदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। कुछ देशों में जो है हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो एक तरीके से दूसरी पार्टी होती है, सम पार्टीज अदर एग्जिस्ट होती तो है, लेकिन जो मेन पार्टी होती है वो 2 ही होती है। 2 ही पार्टियों के हाथ में जो एक तरीके से पावर जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। बट ऑन द 2 मेन पार्टीज, 2 ही मेन पार्टी होगी, दूसरी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनका अस्तित्व ना के बराबर होगा, वही जो है जीतती हैं सीट ज़्यादातर
और सरकार बनाती है, तो इसको टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो है ये चीज़ है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम में ये चीज़ है, ठीक है। दो पार्टी ही ज़्यादातर मेनली वहाँ पे वर्क करती हैं, बाकी जो अगर एक दो छोटी पार्टीज है तो वो इतना जो है नहीं दिखती हैं। तीसरा सिस्टम क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि कई अलग बहुत सारी पार्टी जो है compete करती हैं, एक तरीके से एक दूसरे को कंपटीशन देती हैं। वो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होती हैं, मोर देन टू पार्टीज, ठीक है, मोर देन टू पार्टीज। तो ऐसी जगह पे जो है किसी भी एक के हाथ में जो है चांस नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ पावर आएगी, ये दूसरी जगहों पर भी दूसरी जो लोगों के हाथों में भी पावर जाती है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नहीं होता है किसी भी एक पार्टी को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनाते हैं? अलायंस बनाते हैं, ठीक है। अलायंस बनाकर जो है वो एक तरीके से सरकार बनाते हैं। इंडिया जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं अलायंस क्या होती है। अलायंस वर्ड तो आपने सुन लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अलायंस जो या फ्रंट एक ही चीज़ होती है, जिसे हिंदी में हम गठबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। जब सेवरल पार्टीज मतलब दो या उससे ज़्यादा पार्टीज या तीन चार पार्टीज जो है एक साथ आकर जो है जॉइंट हैंड एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं, एक दूसरे के साथ आ जाती हैं कुछ कॉमन पर्पस से, ठीक है, या फिर इलेक्शन जो है लड़ने के लिए और जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए। और क्या? सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वो क्या कहलाती है? अलायंस या फ्रंट कहलाती है। क्या कहलाती है? अलायंस या फ्रंट कहलाती है, गठबंधन कहलाती है या फ्रंट कहलाती हैं, ठीक है। इंडिया में जो है इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हो। 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उसमें दो जो हमें अलायंस देखने को मिले थे। एक था एनडीए, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहा जाता है। दूसरा था यूपीए, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी कहा जाता है, ठीक है। और लेफ्ट फ्रंट भी था, छोड़ियो। आगे चलते हैं कि इंडिया, अगर मैं बात करूँ कि कौन सा सिस्टम जो है सबसे अच्छा है, तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कोई भी एक सिस्टम जो है वो पूरे दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये जो है एक सिंपल सा है कि इंडिया के फॉर्म में हम ये कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो उसकी सामाजिक विभिन्नता अलग है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से भौगोलिक विभिन्नता भी बहुत ज़्यादा है ना, फिजिकल जो है चेंजेस है। और इंडिया बहुत बड़ा देश है जहाँ पे एक या दो पार्टी सिस्टम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम दो या उससे ज़्यादा पार्टीज का सिस्टम जो है ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उससे ज़्यादा ही पार्टीज हमारे यहाँ गठबंधन सिस्टम जो है आजकल चल रहा है। अगर आप लोग न्यूज़ में एक्टिव हो तो आपको पता चलेगा। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द सिचुएशन। कोई भी एक आइडियल आदर्श पार्टी का जो है यूज़ करना नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक देश की सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, व्यवस्था अलग होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइज जो है पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्टी जिसको जो है एक तरीके से वैधता दी गई है, सम्मान दिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें जो है कौन सी वैध पार्टी है। वैध क्या क्या मतलब होता है कि उसको रजिस्टर किया गया है। कहाँ, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन द्वारा। भारत में किसी भी अगर पार्टी को जो है चुनाव लड़ना है तो उसे सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा, पंजीकृत होना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है। इसके साथ इलेक्शन जो कमीशन है ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वल, बेसिकली उसके लिए सारी पार्टीज एक समान है, कोई उसकी खुद की पार्टी नहीं है, उसके लिए सारी पार्टीज क्या इक्वल ही है। और इसीलिए जो है कुछ इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं जो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश विस्तार कर लिया है, उनके लिए कुछ स्पेशल जो है ये सुविधाएँ देती है। कैसे, कौन सी सुविधा होती है देखते हैं। अ यूनिक सिंबल, ये एक यूनिक सिंबल देती है ओनली द ऑफिस, और वो सिंबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट ही जो है यूज़ कर सकता है इलेक्शन सिंबल, ठीक है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि भाजपा का जो है कमल है, कांग्रेस का हाथ है। तो ये यूनिक सिंबल जो है किसके द्वारा दिया गया? इलेक्शन पार्टी द्वारा, कमीशन द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ जो है इस पार्टीज़ को जो है और भी दूसरी जो है फैसिलिटी मिलती है, एक तरीके से जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, डैट दिस पार्टीज आर कॉल्ड, जो जिसको इस तरीके के प्रिविलेजेस स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं इलेक्शन में, जो है अपने जो है चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। ये सारी पार्टीज़ क्या कहलाती है? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन द डिटेल क्राइटेरिया, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी जो है एक क्राइटेरिया, एक डिटेल जो है, एक मापदंड जो है तैयार कर रखा है, ताकि वो जो है कितनी सीट्स कौन सी पार्टी जीतने पर जो है उसको रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। सबके लिए इक्वालिटी है, ये सीट कोई भी पार्टी इतनी मात्रा में सीट जीतती है, इतने परसेंट वोट पाता है, तो उसे रिकॉग्नाइज पार्टी कहा जाएगा। ठीक है, इसके मान्यता प्राप्त जिसे कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी जो है क्या होती है, राज्य स्तर की, एक सेकेंड, राज्य स्तर की पार्टीज को स्टेट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्या होती है, इसमें एक रूल बनाया गया है कि आप पार्टी डेट सिक्योर मतलब बचा लेती है या फिर उस पर कब्जा कर लेती है एटलीस्ट 6% वोट जो है उसको मिलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इसका मतलब है विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी खुद की विधानसभा होती है। मतलब स्टेट का जो चुनाव होते हैं विधानसभा में, वो अगर 6% वोट मिल जाते हैं और 2 सीटें उसे मिल जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगी, स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें भी पता है कि अदर देन 7 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट पार्टी। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उसने 2 तरह की पार्टीज़ को जो है एक तरीके से वो क्लासीफाई कर दिया है। एक जो होती है स्टेट पार्टी, जिसे हम रीजनल पार्टी भी कह सकते हैं, स्थानीय पार्टी जिसे कहा जाता है। ठीक है, एक स्टेट में ही वो ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है, एक राज्य में ही ज़्यादा सक्रिय होती है। क्लियर। इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल जो है आपको दिए जा रहे हैं, जैसे बीजू जनता दल जो है, और इसके साथ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो गई। ये अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, जैसे सिक्किम में ये वाली पार्टी है, इसमें मिजोरम में है, ये तेलंगाना में है, तो ये सारी अलग अलग जगहों पर है। और आपको पूरा एक प्रॉपर जो है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो वहाँ पे पूरा मैप दे रखा है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जो है सक्रिय है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेशनल पार्टी पे। मैंने पहले ही कहा था इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज़ को जो है रिकॉग्नाइज पार्टी तो दोनों हैं, दोनों को जो है एक तरीके से जो सुविधाएँ दी जा रही है, लेकिन रिकॉग्नाइज में भी जो पार्टीज़ हैं उनको जो है 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक नेशनल हो गई, राष्ट्रीय स्तर की, और दूसरी स्टेट लेवल की। ठीक है, स्टेट के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, स्थानीय रीजनल पार्टीज़ के बारे में हम नेशनल के पढ़ लेते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती हैं। क्या कहलाती है, राष्ट्रीय पार्टी कहलाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। बेसिकली ये हम पता ही है कि दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स ऑफ वेरियस स्टेट। ये राष्ट्रीय है तो मतलब कि पूरे राष्ट्र में इनका दबदबा तो है। पूरे राष्ट्र में दबदबा का मतलब अलग अलग स्टेट में इनकी अलग अलग ऑफिसेज ब्रांचेस खोली गई हैं। बिहार में अपनी ब्रांचेज होगी, दिल्ली में अपनी होंगी। ठीक है, एक ही पार्टी की जो ब्रांचेज है वो अलग अलग स्टेट में हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इनकी जो पॉलिसीज़ होती है, जो नीतियाँ होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है, जो योजना होती है, ये नेशनल लेवल पे होती है। मतलब ऐसी जो चीज़ें, ये मुद्दे उठाते हैं जो पूरे राष्ट्र की समस्या होगी। क्लियर, जैसे बेरोज़गारी हो गया, गरीबी हो गई, ये पूरे राष्ट्र की समस्या होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम कि दैट पार्टीज, अब किस पार्टी को हम जो है नेशनल पार्टी बोलेंगे। स्टेट लेवल की पार्टी का तो हमें पता चल गया कि स्टेट असेंबली के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा में, उसे जो है 6% जो है वोट चाहिए और 2 सीटें चाहिए। लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, इसमें भी 6% ही वोट चाहिए। लेकिन लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें जो है उसे क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 सीट्स चाहिए। मतलब 4 सीटें उसे चाहिए होंगी, तब जाके जो है उसे नेशनल पार्टी की तरह वो रिकॉग्नाइज होगी। क्लियर। इसके आगे हम चलते हैं कि कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में इसमें दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट में बताती चलती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये कब बनाई गई थी, 1998 जनवरी में बनाई गई थी। और इसका जो लीडर है वो कौन है आज की डेट में, ये जो है ममता बनर्जी जो है इसको लीड कर रही है। और 2016 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फ्लावर्स है और ग्रास है, नीचे घास है ये। ठीक है, और ये जो है किसके लिए कमिटेड है, सेक्युलरिज्म के लिए, फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म हम सबको पता है, संघवाद जिसे कहा जाता है। सेक्युलरिज्म मतलब कि इंडिया एक क्या है, सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता भी जिसे तुम कहते हो। ठीक है, कि हर किसी का अपना धर्म है, अपना जो है एक तरीके से विचार हैं, जिसको मानना जो है उनकी आज़ादी है। नेक्स्ट चलते हैं हम बहुजन समाज पार्टी। ये भी एक नेशनल पार्टी ही है। ठीक है,
बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी कहते हो आप लोग, ठीक है। ये 1984 में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी, किसके लीडरशिप में बनाई गई थी? कांशीराम की लीडरशिप में बनाई गई थी, स्वर्गीय कांशीराम बेसिकली। और इसको जो है रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ बहुजन समाज। बहुजन समाज का मतलब यहाँ क्या है? दलितों का समाज, ठीक है, जिसे हम दलित कह के बुलाते हैं, या फिर जो है आप जो है एससी कैटेगरी से भी इन्हें बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़े समाज से आते हैं। बहुजन समाज के लिए ये जो है दलित हो गए, आदिवासी हो गए, ओबीसी हो जाए, या रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब धर्म के नाम पे जो है जो कम संख्या में है, इन सब के जो है हकों की आवाज़ के लिए जो है ये उठाती है बीएसपी। इन सब की जो है कि लड़ाई लड़ती है। और इनका सिंबल क्या है, आप देख ही सकते हो, एक हाथी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसे कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1980 में जो है इसको बनाया गया था, जिसको जो है एक तरीके से सेकेंड इसको 1980 में बनाया गया था। और ये जो है रिवाइव बाय द अखिल भारतीय जनसंघ, और इसको जो एक तरीके से शुरुआत जो है की गई थी किसके नाम से? भारतीय जनसंघ के नाम से शुरू किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। बाद में जाके ये भारतीय जनता पार्टी जो है दल बना था। और इनका जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट थे वो क्या थे? ये जो है एक वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ये जो है स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मॉडर्न आधुनिक भारत की जो है बात करते हैं। लेकिन ये इंडिया के जो पुराना कल्चर है, जो वैल्यूज़ है, उसको भी भूलना नहीं चाहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियल जो एक तरीके से होता है ना कि मानवतावाद के जो सिद्धांत है उसको ये फॉलो करते हैं। हिंदुत्व को ये बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। कल्चर जो हमारे राष्ट्र का कल्चर है उसको ये जो है आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है। और तो और एक और चीज़ जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो है एक तरीके जो स्पेशल दर्जा दिया गया है, जो आई थिंक अभी हाल में ही 360 की जो धारा है वो हटाई गई थी, तो जो स्पेशल दर्जा दिया गया था उसको ये हटा देंगे, जिसमें ये अभी सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब पूरे जो हमारा राष्ट्र है उसके लिए एक समान नियम कायदे कानून बनाने की बात इन्होंने की थी। जो धर्म और रिलीजियस के नाम पे जो एक तरीके से जो चीज़ें अलग से कानून बनाए गए उसको ख़त्म करने की बात ये करते हैं, ठीक है। और इनका चुनाव चिन्ह आप देख ही सकते हैं, कमल का फूल जो है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कब फॉर्म की गई थी? बेसिकली सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1920 सेकेंड अभी जो है मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ऊपर वाला तो आपने देख ही लिया है कि क्या जो है एक तरीके से उनको जो 64 में डिवाइड हुई थी, 25 में बनी थी, और इसका चुनाव चिन्ह आप देख ही चुके हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि इनको जो है दूसरी जो पार्टी अलग के जो बट के अलग हुई थी, वो उसका जो चुनाव चिन्ह है वो ये है। और ये 64 में जो है अलग हुई थी। ये भी जो है डेमोक्रेसी की जो विचार है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है, इन सबको जो है भारत में लेकर आना चाहते हैं। ये इन्हीं विचारों पे जो है चलती है, ठीक है, इन्हीं सब पे विचारों पे चलती है। ये डेमोक्रेसी पे को जो है एक्सेप्ट करते हैं, कम्युनलिज्म समाजवाद को जो फॉलो करते हैं। ये भी लगभग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसमें पुरानी मार्क्सवाद फॉलो करती थी। कुछ चीज़ें अलग है बस, जैसे कि इन्होंने जो है लेनिनवादी जो विचारधारा है उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली 1885 में बनाई गई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो मानी जाती है। इंडिपेंडेंस से जो है ये इससे पहले से ही चली आ रही है, और सबको एक साथ जो है लेके चलने वाली बात है। यहाँ पे देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम जिसे कहा जाता है, ठीक है, इन्हें शॉर्ट में इन्होंने ही ये बनाई थी, एक अंग्रेज़ ने बनाई थी बेसिकली। इसकी जो है इतिहास बहुत पुराना है, और ये लोकतंत्र को जो है एक तरीके से सेकुलरिज्म को जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। इसमें जो है इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। इसके आगे चलते हैं हम एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसकी अगर मैं शुरुआत बोलूँ तो ये कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और ये जो है 1999 में हुई थी, तो इसका मतलब क्या है? हम ये देखते हैं कि ये जो है किससे अलग हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं उससे ये अलग हो गई थी। ये जो है किसको जो है संघवाद, गांधीवाद, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को जो है मानती है। ये जो है वांट दैट हाई ऑफिसेस इन द गवर्नमेंट टू बी
कन्फर्ट नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये जो है जो नेचुरल बोर्न है मतलब जो भारतीय जो यहीं के जन्मे हैं उनके अधिकारों की बात करती है। अब इसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी आप देख ही सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी जो है एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टीज़ के एग्जाम्पल थे जिन्हें आप जो है एक दो करके जो है लिख सकते हैं अगर आपसे अंतर में पूछा जाए तो। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली जो चुनौतियां हैं एक किसके सामने चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक दल है उनके सामने आने वाली चुनौतियां, उनकी सीमाएं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक जो लोकतंत्र है, किसका, आंतरिक लोकतंत्र का, वो भी पार्टीज़ के अंदर ही उसकी कमी है। वही सबसे बड़ी इनकी चुनौती है। कैसे कि पूरे वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनके अंदर ही कुछ लीडर्स होते हैं जो अपनी पावर्स को जो है उनके हाथों में सिमट के रह जाती है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको उसमें कुछ भी हिस्सा लेने का नहीं मिलता है। पार्टीज़ जो होते हैं अपने मेंबर्स को रजिस्टर नहीं करते हैं, प्रॉपर जो है उसकी मीटिंग्स नहीं होती हैं, और ना ही जो है इलेक्शंस जो है कंडक्ट किए जाते हैं। एक मीटिंग होगी तो क्या होगा कि एक पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कैसे बन रहा है उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो है चुनौती है, ये कमी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। क्लियर। इसके आगे हम चलते हैं सेकंड चैलेंज के बारे में। दूसरी चुनौती क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। बेसिकली ये एक ऐसी चुनौती है जहाँ पे वंशवाद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वंशवाद भी कहा जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो जो है नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। बेसिकली बिल्कुल क्लियर जो है प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है, ओपन सबके सामने दिखाती नहीं है। बेसिकली इनमें क्या होता है कि एक ही जो है परिवार के लोग जो हैं वो बार बार जो है अनफेयर मीन्स से जो है वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को जो है वो अच्छी अच्छी जो पोस्ट होती है उनको देते जाते हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ने का मौका देते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनने का, उपाध्यक्ष बनने का मौका देते हैं। तो ये क्या है, वंशवाद की चुनौती है। ठीक है, वो जिसे चाचा भतीजावाद भी कहा जाता है कि एक ही परिवार के सारे सदस्यों के पास जो है सारी सीटें या सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड चैलेंज। तीसरी चुनौती क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड मसल पावर। मतलब पार्टीज में क्या बढ़ रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, मनी, पैसे का जो पावर है, जो गुंडागर्दी है, जो एक तरीके से मसल पावर है, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है। पैसे का रोल बढ़ता जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ऐसे लोगों को भी जो है इलेक्शन में टिकट मिल जाती है, नॉमिनेट हो जाते हैं एज अ कैंडिडेट, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। अब सीधी सी बात है ना, इतने सारे पैसे उन्होंने जो है अच्छे काम तो करके कमाए नहीं होंगे, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका जो है रिकॉर्ड ख़राब होता है। ऐसे लोगों को भी जो है चुनाव लड़वा दिया जाता है, ठीक है, उन्हें टिकट दे दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ चैलेंज पे। फोर्थ चैलेंज हमारा क्या है, बेसिकली इज डैट वेरी ऑफ्टन पार्टीज डू नॉट सीन ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। हमारे पास क्या नहीं होती, मीनिंगफुल, अच्छे विकल्प नहीं होते हैं। बेसिकली सारी पार्टी जो होती है लगभग क्या होता है, एक ही जैसी बातें करती है, एक ही चीज़ें बोलती है, एक ही जैसे ऑफर दे रही है। एक सीधी सी बात है, कांग्रेस और भाजपा, ठीक है, वो एक ही जो है आपको जो है वो बोलते कि हम जो है अगर आप हमें जिताएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही बात पे है, सेम। इसके बाद जो है हम कोई कानून जो है ख़त्म कर देंगे, जैसे किसान बिल को ख़त्म करने का अगर वो वादा करे, तो दोनों जब सेम बात करेंगी तो आपके पास ऑप्शन अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट चलते हैं कि पार्टीज जो होती है वो कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। उसकी कमियां तो बता दी, अब सुधारेंगे कैसे, उसका तरीका देखिए। बेसिकली क्या कहा गया है कि पार्टीज जो अक्सर होता है, एक जब भी एमएलए और एमपीज़ के चुनाव होते हैं, एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इनकी जो है चुनाव होते हैं तो जो जीत जाता है एमएलए और एमपी का चुनाव, तो वो क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतते टाइम जिस पार्टी में थे, जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये जो दल बदल है, डिफेक्शन है, इसको रोकने के लिए उन्होंने जो है एक डिफेक्शन ऑर्डर लेकर आए, एक कानून लेकर आए, जिसके चलते जो है अब जो है अगर वो अपना जो है दल बदलते हैं, अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपना जो जीती हुई सीट है, जो उन्होंने जगह जीती है, उसको भी छोड़कर जाना होगा, ठीक है। अब इसका एक नुकसान भी हुआ है। वो नुकसान क्या है कि अब जो मेंबर्स हैं वो अपनी राय जो है, अपने विचारों को सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें पार्टी लीडर जो भी डिसाइड करेगा उन्हें वही फॉलो करना पड़ता है,
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, दूसरा क्या चीज़ बनाई गई है, क्या कानून बनाया गया। बेसिकली हम वो पहले पढ़ेंगे जो कानून ऑलरेडी बन चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर एक पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट जो है जमा करना होगा, जिसमें उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, कितने केसेस पेंडिंग है उसके खिलाफ, ये सारी चीज़ें जो है उसे देनी पड़ेगी, मतलब कि सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि जनता जो है, पब्लिक जो है, उसकी इन सारी जो है ये जो चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो जो है क्या बोलते हैं गेन कर सके, जनता को ये चीज़ें पता चल सके कि उसके पास कितना पैसा है, कितना क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, कितने केसेस चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नो सिस्टम टू चेक, कोई भी सिस्टम नहीं है इस चीज़ को चेक करने के लिए अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते भी हैं तो। क्लियर। इसके आगे हम चलते हैं कि तीसरा जो क्या कानून बना है वो क्या बना है। तीसरा कानून ये बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो है रूल अलाउ कर दिया है कि आपको जो है, जो एक तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न है वो उसको क्लियर होना चाहिए। उसको जो है, जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या जो भी एक कंटेस्टेंट जो है, जिसको भी वो जो है चुनाव लड़वाएंगे, उसका इनकम टैक्स जो है क्लियरेंस होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी चेक करने के लिए कोई भी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई। कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो अगर अपने फॉर्म में भर रहा है कि उसका इनकम टैक्स क्लियर है तो क्या वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अब कुछ और सुझाव जो है दिए जा सकते हैं पार्टीज़ को बदलने के लिए। ये सुझाव हैं, ऊपर जो चीज़ें हुई थी वो कानून बन चुके हैं, उन कानूनों की कमियां मैंने आपको साथ के साथ बताई है। अब ये सुझाव दिए जा रहे हैं कि पहला सुझाव क्या है कि सबसे पहले जो है एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक लॉ बना दिया जाए जिसमें जो है लॉ शुड बी मेड बाय रेगुलेट द इंटरनल अफेयर, मतलब कि जो पार्टीज़ के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियां हैं, उसके लिए कानून बनाया जाए। एक कंपलसरी कर दिया जाए कि हर एक पार्टी का जो है एक रजिस्टर होगा जिसमें वो अपने मेंबर्स को, उसको फॉलो करने वाले लोगों को जो है उसमें जो है नाम लिखा होगा, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। और अब ये चीज़ें होंगी तो सीधी सी बात है पार्टी के अंदर क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र में आएगी कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, उनके जरिए वोटिंग कराई जाएगी, उनकी पोस्ट जो है ओपन में जो है चुनाव होंगे ताकि दूसरे लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम कि इसके अलावा क्या होगा कि बेसिकली इट शुड बी मेड मैंडेटरी द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन। अब ये भी है कि रिजर्वेशन कर देना चाहिए। रिजर्वेशन वो भी किस में कि पार्टीज की जो सीटें, टिकट्स दी जाती हैं, सीटें दी जाती हैं, ठीक है, चुनाव लड़ाया जाता है, तो 1/3 जो होती है वो वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सेव कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए। देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन टू डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, ताकि कि जो पार्टी है उसकी जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, जो निर्णय लेने वाली जो संस्था है, उसमें जो है क्या महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। क्लियर। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी इससे, इन चीज़ों में। इसके आगे चलते हैं कि देयर शुड बी फंडिंग ऑफ इलेक्शन। बेसिकली जो है स्टेट, जो सरकार है, जो पैसे, अभी मनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जो है पावर में आ जाता है, उसको जो है सीटें दी जाती है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो फंडिंग है, जो चुनाव लड़ने का खर्चा है, वो जो है सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा दिया जाए, ताकि जो मनी को जो है द्वारा सपोर्ट किया जाएगा तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज़ को मिलेगी, इक्वल पैसे मिलेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जो मनी और मसल पावर का जो असर है वो पार्टीज़ में बढ़ रहा है वो कम होगा। ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को जो है कैन बी प्रेशराइज ऑन पॉलिटिकल पार्टी, दिस कैन बी थ्रो पेटिशन। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो है हम प्रेशर कर सकते हैं, अलग अलग जो है पिटिशन दे के, उस पर जो है जो आम नागरिक है वो प्रेशर ग्रुप्स बना के, मूवमेंट्स, आंदोलन चला के जो है मीडिया में जो है उन चीज़ों को दिखा के जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डाल सकते हैं कि जितनी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कमियां है उसको वो ठीक करे, जितने भी उसको एक तरीके से जो कंटेस्टेंट है जिनको वो लेकर आ रहा है, चुनाव लड़ा रहा है, कैंडिडेट हैं, उनसे जो चुनाव लड़ाया जा रहा है वो जो है अच्छी छवि वाले हो, अच्छे लोग हों। ठीक है। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज़ है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है एक तरीके से आउटसाइड भी तो रख के कर सकते हैं, इसके साथ साथ उनको सुधारने के लिए हम उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी केजरीवाल का सबसे एग्जाम्पल है। बेसिकली वो पहले क्या था, एक सोशल रिफॉर्मर्स था, एक सामाजिक कार्य करता था। पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए उसने खुद की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम खुद ज्वाइन भी कर सकते हैं, हम किसी पार्टी के मेंबर भी बन सकते हैं, और जब हम उसके मेंबर बन जाएंगे तो हम उसको सुधार सकते हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी सिटीजन भी इसमें हिस्सा ले सकता है इसके ज़रिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आपको अब मैं बता देती हूँ कि इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जैसे कि आपको इन चीज़ों में से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जो पार्टीज़ के नाम वगैरह मैंने बताए थे, कब बनी थी, क्या किस विचारधारा पे चलती है, इसमें कोई ख़ास क्वेश्चन बनता नहीं है। एक सेकेंड, इसमें कोई ख़ास क्वेश्चन बनता नहीं है। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों है, पॉलिटिकल पार्टी कितने प्रकार की होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके जो कार्य हैं वो कितने हैं, ठीक है, उसकी चुनौतियाँ क्या है और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ठीक है, उसकी रिफॉर्मिंग कैसी है, उसके चैलेंजेस कैसे हैं, उसका वर्क कैसा है, फंक्शन क्या है। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ आज की जो क्लास है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।